नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं फिर से एमसीक्यू। और एमसीक्यू में आज मैं फिर से 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको मदद करेगा नेट क्लियर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है WB ईस्ट से जुड़ा हुआ है। WB ईस्ट, इनका नाम आपने सुना होगा। ये आपके एबे थिएटर के साथ भी जुड़े हुए थे WB ईस्ट। तो इसे जान लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया WB ईस्ट हैज़ यूज्ड बाइजेंटियम एज अ सिंबल ऑफ लव, आर्ट, आर्टिस्टिक परफेक्शन या मिथिकल सिटी। तो पूछा गया ये जो बाइजेंटियम है उन्होंने लिखा था, इसका पूरा नाम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? पूछा जा रहा है कि ये किसे सिंबलाइज कर रहा है। तो उसमें से ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ना ही वो लव को सिंबलाइज कर रहा है, ना ही आर्ट को कर रहा है, और ना ही ये मिथिकल सिटी को कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। आर्टिस्टिक परफेक्शन को इसमें वो सिंबलाइज कर रहे हैं। तो आर्टिस्टिक जो सिंबलाइज परफेक्शन है, ये जो चीज़ है वो सिंबलाइज किया जा रहा है सेलिंग टू बाइजेंटियम में। तो ये उनका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम है, या उनका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिएशन है। इस पे वो समझा रहे हैं एक अलग ही एक जगत, अलग ही एक जगह जहाँ पे वो सपना देख रहे हैं एक बहुत सुंदर जगह का। ही विश टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू गोल्डन बर्ड। वही पुराना समय फिर से बीत के, वो जो बीत चुका है वो वापस आए, और उसी के आधार पे वो सोच रहे हैं। तो वो एक आपको जो पोएट्री मिलेगा वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। उस पर उन्होंने उल्लेख किया है। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्होंने कहा है। वहाँ पे आपको मिलेगा एक परफेक्शन के बारे में बोला जाता है। ये जो शब्द है परफेक्शन, वो वहाँ पे मिलेगा। उनके जो काम होते थे बाइजेंटियम में पुराने समय में, वो बहुत बेहतरीन होते थे। जैसे कि हम अगर देखें कि पुराने समय के जो कला है वो बहुत ही बेहतरीन कला। जैसे आप पिरामिड देखिए, या फिर बेबीलोनी सभ्यता में जो गार्डन था वो उसे देखिए, तो वो बहुत बेहतरीन है। उसको वो बता रहा है। यहाँ पे सीधी बात है, क्राफ्टमैनशिप के बारे में कहा गया है। क्राफ्टमैनशिप, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस पोएम में। यही सिंबलाइज कर रहा है आर्टिस्टिक परफेक्शन को। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप सभी ने शायद पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है? कोटेशन के अंदर है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, वन दैट विल डू to swell or progress, start a scene or two। ये पूछा गया है द above line occur in, ये कहाँ आपको प्राप्त होता है, ये है इसका प्रश्न। तो आपका प्रश्न के साथ ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन है वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, इसे प्रूफॉक के नाम से भी जाना जाता है, द हॉलो मैन, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है द नेमिंग ऑफ कैट्स। ठीक है, तो इसका जवाब होगा दोस्तों, ये जो लाइन है आपने जो अभी अभी पढ़ा होगा, ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपका मिलेगा प्रूफॉक में। ठीक है दोस्तों, प्रूफॉक में ये मिलने वाला है। ये बहुत ही बेहतरीन है। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था दोस्तों T.S. एलियट ने। T.S. एलियट ने लिखा था। और ये जो पोएट थे, ये जो कवि थे या ये साहित्यकार थे, वो अमरीकी बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे। ये ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म 1888 में हुआ था। 1888 में हुआ था। वो इस पोएम को कब लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं फरवरी महीने में लिख रहे हैं। फरवरी महीने में 1910 साल था। और ये जो पब्लिश हुआ था, इन्होंने ये लिखा था 1910 में, मगर ये पब्लिश नहीं हुआ था। 1915 में ये पब्लिश हुआ था दोस्तों। 1915 में पब्लिश हुआ था। और ये जो था वो एक पोएट्री मैगजीन ऑफ वर्ड्स में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इस कविता में आपको ढेर सारे बाइबल के रेफरेंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, बाइबल के भी रेफरेंस मिलेंगे, और शेक्सपियर के कामों के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा, जैसे यही जो लाइन है इसमें उन्होंने हैमलेट के बारे में कहा है, तो ये शेक्सपियर से जुड़ रहा है और साथ ही साथ बाइबल से जुड़ रहा है। तो आपको शेक्सपियर के प्ले मिलेंगे तो रेफरेंस, और जैसे कि सोच लीजिए हेनरी द फिफ्थ, उसके बाद ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, ये सब
या फिर मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे जैसे एंड्रयू मार्बल, उनसे भी रिलेट होते हैं, या फिर जो 19th सेंचुरी फ्रेंच सिंबलाइज कर रहा था उसे भी वो प्रदर्शित करते हैं अपनी इस कविता में। ये बहुत ही बेहतरीन कविता है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पोएट्स शो मार्क्सिस्ट लर्निंग्स इन हिज अर्ली पोएट्री। तो मार्क्सिस्ट लर्निंग के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ऐसा कौन सा कवि था जिसकी कविताओं में या उनके काम में आपको मार्क्सिज्म दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मार्क्सिज्म लर्निंग्स कहा गया है, उनके किन अर्ली पोइट्रीज में कहा गया है, इसे भी ध्यान रखिए, शुरुआती कविताओं में। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, वो पोएट कौन थे? W.H. ऑर्डन। ठीक है दोस्तों, W.H. ऑर्डन। तो यहाँ T.S. एलियट नहीं होगा, वर्जीनिया वुल्फ नहीं होगी, या फिर D.H. लॉरेंस भी नहीं है। सही जवाब है W.H. ऑर्डन। तो इनके बारे में मैं कुछ बता दूं। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1907 में। ये यूके में जन्मे थे, अंग्रेज़ थे, और वो कविताएं भी बहुत खास लिखा करते थे। इसके साथ साथ इनके वर्क को अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे समझ लीजिए द अननोन सिटीज़न, लॉ लाइक लव, द डबल मैन एक्सेट्रा, और भी उनके बहुत सारे काम हैं, उन्हें भी आप लोग उन पे भी फोकस कर सकते हैं। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज़ एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ, पूछा गया है ये द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये एक टेक्निक है। ये जो टेक्निक है ये एक फीचर, आउटस्टैंडिंग फीचर किसका है, मतलब कौन सा जो लिटरेरी स्टार था वो इसे यूज़ करता था। ऑप्शन में है वर्जीनिया वुल्फ, T.S. एलियट, I.A. रिचर्ड्स और एंड्रयू मार्बल। तो आप इसका जवाब सोचिए। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, वर्जीनिया वुल्फ। उनके वर्क में आपको दिखेगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ठीक है, अब आपको जानना होगा कि ये टेक्निक क्या है। इसको मैं एक डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अ मेथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स हैप्पीनेस इन द फ्लो, हैपनिंग नॉट हैप्पीनेस, happening in the flow of thoughts in the mind of the character। तो ये जो टेक्निक है इस पे एक मेथड है जिसके ज़रिए जो हैपनिंग, जो घटनाएं हो रही है वो एक फ्लो में होता है, ऑफ थॉट्स, विचारों में, मतलब मन ही मन होता है, इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के माइंड में होता रहता है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म जो आया था वो विलियम जेम्स पहली बार लाए थे, इसे ध्यान में रखिएगा। विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स ने इसे पहली बार लाया था। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और आपको इसका एग्जाम्पल मिलता है वर्जीनिया वुल्फ के किस काम में मिलता है ये भी आपको पूछा जाता है। इन विच वर्क शी शोज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो आपको इसका जवाब मिलेगा मिस डॉरीवे। ठीक है, मिसेस डॉलवे। ठीक है, इसके अलावा टू द लाइट हाउस में भी मिलेगा, टू द लाइट हाउस में मिलेगा। इसके अलावा ये दोनों जो है ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया था, मगर इसके अलावा भी अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको यूलिसिस में मिल जाएगा, यूलिसिस में भी मिलेगा, ये जेम्स जॉयस का लिखा हुआ है। इसके अलावा द साउंड एंड द फर इसमें भी मिलेगा। द साउंड एंड द फर विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये किसने लिखा था? फॉकनर ने। ये अमरीकी लेखक है। ठीक है, और इन्होंने लिखा था ड्राई सितंबर, जो वन ऑफ द फेमस वर्क है इनका। नेक्स्ट आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। इन विच नॉवल ऑफ D.H. लॉरेंस डज द कैरेक्टर मिलॉर अपीयर्स। तो मिलॉर कैरेक्टर उनके किस वर्क में आपको दिखाई देता है? तो इसका आंसर है दोस्तों
क्वेश्चन पहले ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमन इन लव, लेडी चैटरलीज लवर। तो इसमें से ऑप्शन है दोस्तों सन्स एंड द लवर। सन्स एंड द लवर्स में आपको मिलेगा ये कैरेक्टर, और ये जो नहीं दोस्तों ये गलत जवाब है, इसका जवाब होगा लेडी, ये मैंने गलत कहा है, माफ़ कीजिएगा। इसका जवाब होगा लेडी चैटरलीज लवर। ठीक है, ये लेडी चैटरलीज लवर में आपको मिलेगा, ये 1928 में छपा था और ये प्राइवेटली पब्लिश किया गया था 1928 में, और इटली में भी किया गया था ये। और मगर ओपनली इसे कब पब्लिश किया गया? ओपनली ये पब्लिश हुआ था 1960 में यूके में। हालांकि ये बाद में भी कई देशों में ये बैन रहा, 1960 के बाद भी ये बुक बैन रहा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो बाहर लाना लोग सोचते थे बहुत ही ख़राब चीज़ लिखा गया है। जैसे ऐसे कैरेक्टर्स के साथ ऐसे लोगों का रिश्ता दिखाया गया था जो लोग मान नहीं रहे थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसे बैन किया गया बहुत सारे देशों में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द नॉवेल सेट इन मैक्सिको। इनमें से कौन सा नॉवेल है जो मैक्सिको में सेट है, मतलब उसकी कहानी मैक्सिको से जुड़ी हुई है, लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, मतलब मैक्सिको में है। जैसे पैसेज टू इंडिया का जो कहानी है वो इंडियन लोगों के साथ है, इंडिया में है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे कौन सा नॉवेल है जो मैक्सिको में सेट है? द पावर एंड द ग्लोरी, द स्टोन एंजल, द सिल्वर पिग्स, मिस डॉलीवे। तो इसमें कौन शामिल होने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द पावर एंड द ग्लोरी। ठीक है, ये 1940 में इसे पब्लिश किया गया था, ये मैक्सिको में सेट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स वाज अ ह्यूमरस एसेइस्ट। तो इनमें से शामिल जो लेखक हैं या एसेइस्ट है वो कौन है जो ह्यूमरिस्ट थे? ठीक है, वो मतलब ह्यूमर का मतलब जो बड़ा मजाक से काम करते हैं, मज़े से काम करते हैं, हंसते हंसाते काम करते हैं। उनके लेख में आपको हंसी आएगी मगर कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत से जन सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गैसवर्दी हो सकते हैं, मगर मैं कह देता हूँ पहले से कि गैसवर्दी इसलिए इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो एसेइस्ट नहीं थे, वो एसेइस्ट नहीं थे। इस पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एसेइस्ट पूछा गया है तो एसेइस्ट नहीं थे। तो यहाँ पे तो दोस्तों आंसर क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन होगा ना ही थॉमस हार्डी ना ही D.H. लॉरेंस, ये सभी नॉवेलिस्ट थे। तो यहाँ पे एक ही बच जाता है, वो बचता है ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन लीकॉक। तो स्टीफन लीकॉक कैसे एक इंसान थे उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ये एक कैनेडियन टीचर थे, वो कनाडा से बिलोंग करते थे, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे। इनका जन्म हुआ था 1869 को और 1944 तक वो जीवित रहे। तो 30 दिसंबर उनका जन्मदिन माना जाता है। और साथ ही साथ उनके कुछ फेमस वर्क के बारे में बता दूं तो एक है कि माई फाइनेंशियल करियर। ठीक है, ये इनका वो एक महत्वपूर्ण काम है, तो ये इसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसे भी याद रखिएगा। तब अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8 में। तो इसमें क्या पूछा गया है? द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन विच ईयर। समझ लीजिए, वही पूछा गया किस वर्ष में मोनार्की जो है वो रिस्टोर हुआ था। ठीक है, तो रेस्टोरेशन एज इसी टाइम को ही कहा जाता है दोस्तों। तो रेस्टोरेशन तो इसी को समझिएगा, रिस्टोरेशन वही है जब मोनार्की मतलब राजतंत्र वापस लौट के आया था इंग्लैंड में। इसके पहले जो था राजतंत्र खत्म हो गया था, पूरा राजतंत्र नहीं चल रहा था। तो पूछा गया है कि मोनार्की फिर से कब रिस्टोर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 1642, 1660, 1652, 1662। तो इसका आंसर है दोस्तों 1660 में रिस्टोर हुआ था। यहाँ पे हालांकि आपको समझना पड़ेगा, साहित्यिक लोग सोचेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्यों यहाँ पे शामिल है। शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारे चीज़ों का लिंक हो जाता है।
जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि थिएटर बंद करवा दिए गए थे कुछ समय के लिए, तो वो थिएटर तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल मैटर नहीं है, थिएटर फिर भी बंद कराया गया। इसलिए कराया गया क्योंकि लिटरेचर हर विषय के साथ जुड़ा हुआ था, ये हर कोई समझते हैं, आज भी हम समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था रिटर्न ऑफ चार्ल्स द सेकंड, ये रिटर्न किए थे, ठीक है। इनका जो समय काल था वो 1660 से लेके 85 तक था, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ क्रॉमवेल के मृत्यु के बाद वो यहाँ पे पुनर्गठित हुए, क्रॉमवेल, ठीक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1658 में, तो इसके बाद ही वो आ पाए अंदर, नहीं तो आने नहीं दिया जा रहा था उनको। तो ये भी एक खास तत्व है साहित्य का। इसके बाद रिस्टोरेशन एज कहलाया, 1660 के बाद रेस्टोरेशन एज कहलाया, और रेस्टोरेशन एज में बहुत खास आपको राइटर मिल जाएंगे, वो चाहे मिल्टन हो या फिर आपको बहुत सारे ऐसे कवि मिलेंगे जो अपना काम आराम से कर पाए, दिखा पाए, शो कर पाए। इससे पहले बहुत तरह का मतलब पाबंदी था, ठीक है। शेक्सपियर के टाइम पे हालांकि था नहीं। तो अभी आते हैं रेस्टोरेशन एज तो समझ चुके हैं, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर इज अ डार्क कॉमेडी। तो पूछा गया है कि शेक्सपियर के तो बहुत सारे कॉमेडीज हैं, तो उन कॉमेडीज में से डार्क कॉमेडी कौन सा है, ठीक है। उन्होंने डार्क कॉमेडीज़ भी की है, नॉर्मल कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है। अब इन तीनों को समझ जाइए, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। ट्रेजेडी वो होता है जो तेरे नाम हो, मतलब गजनी हो, दुखी कहानी, सीधी बात। और जो कॉमेडी होता है उसमें हैप्पी एंडिंग का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमेशा अब मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए देख के, ऐसा नहीं हो सकता, दांत निकालिए, नहीं चलेगा। उसमें आपको ऐसा होना चाहिए, कॉमेडी रहे चाहे ना रहे, हैप्पी एंडिंग आना है। जिस फिल्म को आप देखते हैं जिसमें देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो जा रहा है, तो समझ जाइए वो कॉमेडी है, ठीक है। और ट्रेजेडी वो है जहाँ पे अनहैप्पी एंडिंग हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि डार्क कॉमेडी तब क्या हो गया। डार्क कॉमेडी को आपको समझना होगा। डार्क कॉमेडी जो था, यहाँ पे पहले ऑप्शन में आ जाते हैं, 12th नाइट है, मेजर है, द कॉमेडी ऑफ एरर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो इन सब में से डार्क कॉमेडी है मेजर्स फॉर मेजर। तो ये क्यों है, ऐसी क्या बात है? आपने अगर 12th नाइट पढ़ा है तो आपको पता होगा, अच्छा खासा कॉमेडी है। उसके बाद आपको द कॉमेडी ऑफ एरर में भी हंसी आएगी, ऐसी घटनाएं होती रहती है कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, हंसी आएगी यहाँ पे। मगर जो मेजर ऑफ मेजर है उसे डार्क कॉमेडी क्यों कहा गया है? ये लिखा गया था 1603 से 1604 के भीतर, ये तो एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता, तो ये इस समय लिखा गया होगा। तो ये इसलिए है क्योंकि आपको कॉमेडी के साथ साथ डार्क कॉमेडी में क्या क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है करप्शन, ठीक है, करप्शन ऑफ सोसाइटी, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हंसी के ज़रिए आपको राज्य में हो रहे या समाज में हो रहे करप्शन को भी उभार कर लाएगा। ये समाज में क्या है, बिटरनेस लाएगा, इमोरल सोसाइटी कहलाएगा। यहाँ पे सेक्स से जुड़े चीज़ों को भी लाया जाएगा। जैसे यहाँ जो कॉमेडी है, इस कॉमेडी में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ब्रदर है और जो बहन है, इन दोनों में तो अलग रिश्ता होता है, मगर यहाँ पे एक भाई है जो अपनी बहन को ही प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देता है, ठीक है। मतलब ब्रदर डज नॉट फील हेजिटेट टू प्रोस्टिट्यूट हिज सिस्टर, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ का जो थीम होता है वो सीरियस देन अ ट्रेजेडी होता है, मगर इतना खतरनाक तो ट्रेजेडी में भी नहीं होता है, मगर वो हंसी के छल पे आपको दिखाया जाएगा, तो वही हो जाएगा डार्क कॉमेडी। हालांकि ट्रेजेडी से भी बेहतरीन चीज़ दिखाया गया, मतलब बहुत खतरनाक चीज़ दिखाया गया है कि एक भाई किस प्रकार अपनी बहन को देह व्यापार में धकेल देता है, इसे आप समझिएगा। तो आते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, W.B. ईस्ट जो थे, W.B. ईस्ट लव फॉर मोंटगोनी इज रेफर्ड इन, किसमें मोंटगोनी का नाम उल्लेख किया गया या उनके बारे में नाम नहीं उल्लेख करके भी बताया गया है। असल में ये कौन है, इसे भी तो जानना ज़रूरी है। ये एक एक्ट्रेस थी और साथ ही साथ ये एक रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई थी, जो रेवोल्यूशन आयरिश लोग लड़ रहे थे। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि
आयरलैंड कहाँ पे है, इंग्लैंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना तक है, स्कॉटलैंड कहाँ तक है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के अंत के टाइम आपको एक मैं मैप दिखाऊंगा, उस मैप में आपको दिखा होगा। जिसने नहीं देखा वो कृपया देख लीजिए उस वीडियो को। आखिर के मतलब वो थोड़ा पीछे की तरफ है, उस वीडियो को थोड़ा स्किप करके देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा और आप पूरे इंग्लैंड के मैप को समझ जाइएगा, यूके के मैप को समझ जाइएगा। तो ये आयरलैंड कहाँ पे वो दिखाई दे देगा आपको। और वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो भी अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ रहा है उसके लिए वो इतिहास जानना ज़रूरी है, ज्योग्राफी भी जानना ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्योग्राफी समझा दिया है, वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि वो जो थी वो आयरलैंड से बिलोंग करती थी, वो एक क्रांतिकारी थी और साथ ही साथ एक एक्ट्रेस थी, और उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था। सीधी बात कहे तो एग्जीक्यूट किया गया था, मतलब उनको मारा गया था डबलिन में। कब मारा गया था? 1916 में मारा गया था उन्हें। और वो एक थे जो ईस्टर राइजिंग में शामिल थे, ईस्टर रेबेलियंस कहलाते थे वो लोग। यहाँ पे वो किसका विद्रोह कर रहे थे ये आपको जानना पड़ेगा। वो जो ब्रिटिश सरकार है उसका विद्रोह कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आयरलैंड जो देश है वो देश इंग्लैंड नहीं है या ब्रिटेन नहीं है, फिर भी ब्रिटेन के लोग वहाँ शासन करते हैं। जैसे आप लोग को सबको पता होगा कि भारत पे भी उन्होंने शासन किया था, कुल 65 देशों में उन्होंने शासन किया था, उसमें से आयरलैंड भी शामिल है। तो इस वजह से वहाँ के लोग उनके शासन को नहीं मानना चाहते थे, उनका विद्रोह कर रहे थे। उन 65 देशों में से एक देश आयरलैंड भी था। तो इसलिए उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी बगावत, उन्होंने भी मतलब जब उन्होंने बगावत की तो उनको मारा पीटा जाता था। तो इस बीच इनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे सीधी बात हम कहें तो आयरलैंड वर्सेस ब्रिटेन रूल था, ठीक है, ये लड़ाई चल रही थी। तो ये किस में उल्लेख किया था WB ईस्ट ने इसका? तो उन्होंने उल्लेख किया था द सेकंड कमिंग में नहीं, उसके बाद लॉन्ग लेग्ड फ्लाई में भी नहीं, सेलिंग टू बाइजेंटियम में भी नहीं, ये तो उनका है ही नहीं। और इन्होंने तब किस में किया था? नो सेकेंड ट्रॉय में किया था, ठीक है। ये उन्होंने कब लिखा था? 1916 में लिखा था, ठीक है। और उनका पूरा नाम है विलियम बटलर, ठीक है, ईस्ट। तो विलियम बटलर ईस्ट ने ये लिखा था और ये एक फेमस पोएम है ऑब्वियसली उनका, द सेकेंड ट्रॉय। और ट्रॉय का युद्ध हुआ था उस पर आधारित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये क्लास ख़त्म होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।